Hello to everyone, this is Sajid Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th 12th और नीट एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए कंप्लीट बायोलॉजी के बारे में। हम बहुत सारे टॉपिक्स को अभी तक हमने कवर कर लिया है और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और इस सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है और अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड किया है बच्चे। और आज के टॉपिक में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में बहुत सारे डिफरेंट डायग्राम की हेल्प से पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। और स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक को अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं उनका ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, हम बात करते हैं अगर लाइट की, हम बात करते हैं वाटर की, या हम बात करते हैं सॉइल के कंपोजिशन के, तो ये जो एबायोटिक फैक्टर हैं इनके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वही चीज़ हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एक टर्म आपको पता होना चाहिए जिस टर्म को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब ये है, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझना कि होम्योस्टैसिस का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके बॉडी के अंदर या उसके सेल के अंदर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस उस इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली क्या करता है, कांस्टेंट करके रखता है। ठीक है, अब इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया गया है। कुछ ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर्स हैं, मींस वो अपने होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी इनपुट करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि होम्योस्टैसिस है क्या, तो होम्योस्टैसिस का मतलब है कांस्टेंट इंटरनल environment। constant internal environment means within the बॉडी के अंदर क्या कंडीशंस हैं वो ऑलवेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मींस वो ऑर्गेनिजम्स अगर हायर टेम्परेचर पे जाए तो भी होम्योस्टैसिस मींस कांस्टेंट रहेगा, और अगर वो बहुत लो टेम्परेचर पर चला जाएगा ऑर्गेनिज्म तो भी अपने इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को वो कांस्टेंट करके रखेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, सपोज अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर अंडरस्टैंड करो, सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म का एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, किसी भी ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल टेम्परेचर है, या आप कह सकते हो कि उसके बॉडी का जो फ्लूइड है, उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी वो क्या है, एक स्पेसिफिक है। ऑप्टिमल टेम्परेचर या आप कह सकते हो ऑप्टिमम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उस ऑर्गेनिज्म का अगर कांस्टेंट है मींस वो अपने होम्योस्टैसिस की प्रोसेस को क्या कर रहा है, मेंटेन करके चल रहा है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करके चलो तो ह्यूमन बीइंग का ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है बॉडी के अंदर का वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर इसी चीज को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि जो होम्योस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस का मतलब आपने ये समझा कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जो बेसिकली काम क्या करेगा, जब इन्वायरमेंट जो है ऑलवेज कांस्टेंट होगा तो जितने भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं या आप कह सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो क्या करेगा, वो स्मूथली परफॉर्म होगा। मींस दैट permit all the biochemical reactions and physiological functions। मीन्स अगर उसका इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं होगा तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, जो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी। और अगर ये होम्योस्टैसिस अपने आप को मेंटेन करके रखता है तो आप फाइनली देखोगे कि उसके बॉडी के अंदर मींस सेल के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, चल रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये एक स्पेसिफिक ऑप्टिमल टेम्परेचर या आप बोल सकते हो ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन किसका, बॉडी फ्लूइड, ठीक है। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक ब्लड की ऑस्मोलरिटी है, ये क्या है, ऑप्टिमम है। मीन्स ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर चल रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि सपोज जो हमारी सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस चल रही है, क्रेब्स साइकिल की चल रही है, ये सारा ऑप्टिमम कंडीशंस पे ही चलती हैं। अगर कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टेड हो जाएगी। तो होम्योस्टैसिस हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टर्म के बेसिस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने कंडीशंस को, इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशंस को कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, कांस्टेंट करके रखते हैं, तो उनको आप बोलते हो रेगुलेटर। जो कांस्टेंट नहीं करके पाते हैं उनको बोलते हो कन्फर्मर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर डिफाइन करता हूं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ को बोला गया है कन्फर्मर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ को बोला गया है रेगुलेटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो बच्चे, जो ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट करके रखते हैं उनको बोलते हो रेगुलेटर। मींस वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन को ऑलवेज क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मींस उनके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कंडीशंस क्या है, वो उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हो, रेगुलेटर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which maintain the internal
environment, internal environment conditions does not, साथ में आप लिख लो, does not affect by surrounding, does not affect by surrounding environment कंडीशन। मीन्स उनके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है वो अफेक्ट नहीं कर सकता, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशंस को क्या करके रखते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट करके रखते हैं, मींस मेंटेन करके रखते हैं। इस मेंटेन टर्म को आप कांस्टेंट टर्म से रिलेट करना, मींस ये अपने कंडीशन को क्या करते हैं, कांस्टेंट करके रखते हैं, मींस होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और अगर कन्फर्मर्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये डज नॉट मेंटेन द होम्योस्टेसिस, does not maintain the homeostasis, its affect by सराउंडिंग इन्वायरमेंट कंडीशन। बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही सभी को? जैसे अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हो तो रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। मींस इनका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात तो समझ में आ रहा है? अब इसके अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आप कह सकते हो ऑल बर्ड एंड mammals, and very few lower vertebrates and invertebrates, and invertebrates। ये बात समझ में आ रही सभी को समझ में आ रहा है? तो रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्यों, जो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या, किस रिस्पेक्ट में, मींस वो अपने इंटरनल टेम्परेचर, ब्लड ऑस्मोलैरिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मींस वो कांस्टेंट करके रखते हैं, भले ही उनके, सपोज कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चलो हम इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करके चलते हैं। अब इसके इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखा रहेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही सभी को क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको हम इससे भी रिलेट करते हैं। चलो कन्फर्मर्स के बारे में हम थोड़ा सा, एक बात तो समझ में आया कि जो कन्फर्मर्स हैं, कन्फर्मर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मींस ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप कह सकते हो कि डज नॉट मेंटेन its internal environment
कंडीशन, ठीक है, मीन्स डज नॉट मेंटेन इट्स होम्योस्टैसिस, ठीक है, मीन्स अगर इनके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज होगा, सपोज अगर कोई फिश है, सपोज कोई फिश है यहाँ पर इस पॉन्ड के अंदर, और इस फिश के अंदर का अगर कोई टेम्परेचर, मान के चलो कि इसका टेम्परेचर जनरली 20 या 30 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का इन्वायरमेंट जो कंडीशन है वो 35 डिग्री सेल्सियस रख दिया गया। ये क्या है, सराउंडिंग की कंडीशंस है, या आप इसको बोल सकते हो कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, वो है 30 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये अपने इंटरनल कंडीशन को चेंज कर लेगा, ये भी 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अपने सराउंडिंग के कंडीशंस को क्या कर लेगा, एग्जैक्टली चेंज कर लेगा। बात क्लियर है? तो कन्फर्मर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से ही अपने इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं कि जितने भी 99% जो एनिमल्स हैं, 99%, या आप कह सकते हो एंड नियरली ऑल प्लांट्स मेंटेन its internal environment। मीन्स वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, वो रेगुलेटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो एक मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना, तो एक तो ये है इंटरनल कंडीशन और ये है एक्सटर्नल कंडीशन। तो अगर आप इंटरनल कंडीशन की बात करते हो तो जो रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो इंटरनल लेवल एक फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, चाहे वो एक्सटर्नल का इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो, ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बट रेगुलेटर अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट करके रख रहा है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, कांस्टेंट है, मींस ये क्या कर रहा है, मेंटेन इट्स होम्योस्टैसिस। ये बात समझ में आ रहा है? अब कन्फर्मर्स को देखो, कन्फर्मर्स का अगर हम ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं, रेगुलेटर रेड कलर से हमने इंडिकेट किया, कन्फर्मर्स आप देखो जैसे जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये भी कंडीशंस को क्या कर, इंटरनल इन्वायरमेंट ये है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, कन्फर्मर्स भी उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। मीन्स डज नॉट मेंटेन इट्स होम्योस्टैसिस। बात क्लियर है? तो ये बात सभी को क्लियर है कि कन्फर्मर्स अपने होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं करते हैं और रेगुलेटर्स जो हैं वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन को मेंटेन करते हैं। पार्शियल रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक लिमिट के बाद अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशंस को क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो इसका एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। अगर आप बात करते हो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मीन्स यहाँ पर एक फेनोमेना दिया गया है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का जो रेशियो है, या इसी को आप बोलते हो S/V रेशियो,
S/V रेशियो मीन्स जिन ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है तो वो ऑर्गेनिज्म हीट का लॉस या हीट का गेन ईजिली वे में करते हैं। ठीक है, स्मॉल एनिमल जितने भी, अगर मैं बात करूं, जितने भी स्मॉल एनिमल हैं मीन्स स्मॉल इन साइज हैं, ठीक है, तो इन जितने भी एनिमल्स हैं जिनका साइज स्मॉल है उनका हैव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो वो ऑर्गेनिजम्स बहुत तेजी से दे टेंड टू लूज, या आप कह सकते हो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप कह सकते हो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, बहुत तेजी से अपने बॉडी की हीट को लूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट्स कोल्ड, जब वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहेंगे। बात क्लियर है सभी को? या आप कह सकते हो कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स का अगर सपोज अगर हम इस चीज को हम एनिमल्स के बॉडी साइज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज स्मॉल है, किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत बड़ा है, लार्ज है, बिग है, या आप कह सकते हो बहुत बड़ा है। तो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? ज़्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, और जिनका बॉडी साइज बहुत बड़ा होगा उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से आप लार्ज को हटा करके मैक्सिमम लिख दो, थोड़ा सा आप कंपेयर कर पाओगे। अब जिन ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा होगा वो ईजिली अपने बॉडी के हीट को लूज़ कर सकते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा वो अपनी बॉडी की हीट को बहुत तेज़ी से लॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जिन एनिमल्स का बॉडी साइज बहुत छोटा है उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और जिन ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ज़्यादा है उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मिनिमम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर इसी चीज़ को आप रिलेट करोगे यहाँ पर तो ये बात समझ में आया कि रेगुलेटर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने होम्योस्टेसिस, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन को क्या करके चल रहे हैं? मेंटेन करके चल रहे हैं। कन्फर्मर्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एबायोटिक जितने भी फैक्टर हैं उनके क्या क्या रिस्पॉन्सेज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइग्रेशन और सस्पेंड। माइग्रेशन बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन का नेचर समझते हैं, अगर बहुत ज़्यादा समर्स का सीज़न है, अगर बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं माइग्रेशन की या माइग्रेट की बात करते हैं, तो सपोज़ अगर हम समर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन जो है ना वो क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करता है? माइग्रेट कर जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं समर्स के टाइम में तो जनरली दिल्ली से जितने भी लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे? ठंडे वाले एरिया में जाएंगे ना, जैसे शिमला चले गए, तो ये क्या कर रहे हैं? ये माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक तरह का टेम्परेरी मूवमेंट है, ये एक तरह का टेम्परेरी मूवमेंट है। जैसे ही दिल्ली का एनवायरमेंट कंडीशन डाउन हुआ, दोबारा से वापस लोग कहाँ जाएंगे? फिर से दिल्ली में आ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि माइग्रेशन जो है या माइग्रेशन जो है वो एक तरह का जब स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जब ह्यूमंस जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाते हैं तो बेसिकली वो एक ऐसे प्लेस से माइग्रेट करके जाते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो उनके लिए क्या हो? सूटेबल हो। ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चे, अगर आपको इस सीरीज़ से चीज़ों क्लियर हो रही हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर के आएंगे। थैंक यू।